कहानी की शुरुआत होती है एक पवेलियन दिखाते हुए जो मर्म के अंदर है। एक आदमी बोलना शुरू करता है और ये है जीवित बुद्धा जिसका नाम है मास्टर मुसन, जो किसी से पूछता है कि उसे योनियों के बारे में क्या जानना है। वो व्यक्ति कहता है बिल्कुल सही और बताता है कि वो उसकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करने के लिए मटेरियल कंपाइल कर रहा है। मुसन हंसकर कहता है कि योनियो रेडिएंट मार्शल सॉवरेन एक बहुत ही दयालु और सीधा आदमी था और लगता है जैसे बुद्धा ने उसे उनके पास भेजा था। हिस्टोरियन कहती है कि उसकी सोच सही थी और सोचती है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा होता था। मुसन कांपने लगता है उसके डेली बिहेवियर और अपीयरेंस के बारे में बोलते हुए, लेकिन फिर कहता है कि वो अब और नहीं कर सकता और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ लगता है। हिस्टोरियन पूछती है कि वो क्या बोल रहा है और एक बुद्धिस्ट होकर क्यों गाली दे रहा है। फिर सीन जंप करता है। हिस्टोरियन को प्यांग क्लैन से बाहर निकाल दिया जाता है बाय द सुप्रीम एल्डर जिसका नाम है प्यांग दोजोक। वो कहता है कि वो योनो का नाम सुन सुनकर थक चुका है, हमेशा उसी से जुड़ी बातें होती है। वो सोचता है कि हिस्टोरियन यहां आई ही क्यों है और अपने लोगों से कहता है कि नमक का एक बैग ले आओ और चारों तरफ छिड़क दो ताकि भूत दूर रहें। हमें योनियों के बारे में और पता चलता है रेडिएंट मार्शल सॉवरेन के रूप में। वो एक लेजेंडरी व्यक्ति था जिसने केओस के युग का अंत किया। एक सच्चा जेंटलमैन और एक महान इंसान, एक मशहूर शिवलरस वॉरियर जिसका जिक्र पूरी दुनिया में होता है। कुछ लोग उसे सबसे महान कहते हैं और कुछ उसे सबसे बड़ा शिवलरस वॉरियर कहते हैं, लेकिन हिस्टोरियन को समझ नहीं आता कि हर एक इंसान उसके बारे में बात करने से क्यों बचता है। और एक हिस्टोरियन होने के नाते उसका फर्ज है कि वो हिस्ट्री के छुपे पहलू भी डॉक्यूमेंट करे। आज शायद वो वजह जार ही जाएगी। जैसे ही वो बेगर सेक्ट की तरफ जाती है, वो डिवाइन मैड डॉग से बात करती है जो उस पर हंस पड़ता है कि शॉलिन और पाइंग क्लैन से भगा दिया गया। हिस्टोरियन कहती है कि हर जगह लोगों का रिएक्शन एक जैसा ही था। जैसे ही उसने योयो का नाम लिया, सब लोग उससे बुरा बर्ताव करने लगे। मैड डॉग कहता है ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। वो पूछती है कि क्या मतलब है और तब वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। फ्लैशबैक होता है 100 साल पहले के ग्वैंगडोंग में, खासकर वाई क्लैन में, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान सबसे बेकार किस्म का था। और जब वो अपने बेड पर लेटे हुए दिखाई देता है तो कहता है कि उसे सबसे ताकतवर बनना है। और ये तब था जब वो सिर्फ 12 साल का था। एक लड़का था जिसका सपना था सबसे महान बनने का। एक मार्शल क्लैन में पैदा हुआ, उसे शिवलरी ऑफ वॉरियर्स सिखाई गई थी। इसी वजह से उसे पता था सबसे तेजी से टॉप तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और वो रास्ता था सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत। और वो कहता है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत ही एक असली रास्ता है आगे बढ़ने का। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक छोटी सी दिक्कत थी। वो खिड़की से बाहर देखता है, सूरज को डूबता हुआ देखकर कहता है कि अब तो देर हो गई शुरू करने में। वो बैठता है, फिर से बाहर देखता है और फिर पलटकर वापस लेट जाता है। वो कहता है कि कितना अफसोस है, आज ही वो दिन था जब उसे अपनी ग्रेटनेस की नींव रखनी थी। और फिर कहता है कि आज शांति से सो जाएगा और कल ट्रेनिंग करेगा। तभी कोई उसके रूम में आता है और उसके पास आकर कहता है कि उठ जा। यो रिएक्ट नहीं करता तो वो आदमी चीख कर कहता है कि उठ जा साले। यो उठता है और पूछता है कि क्या काम है, और ये है उसका पिता, क्लैन का पेट्रियार्क और राइटियस शिवलरस वॉर्ड्समैन जिसका नाम है जेन। वो पूछता है कि क्या उसे पता है अब क्या टाइम हो गया है। यो कहता है कि उसने सूरज देखा। जेन पूछता है तो फिर बेड में क्यों पड़ा है। यो कहता है क्योंकि सूरज डूब रहा था। जेन पूछता है कि कितने दिन से वो अपने रूम में बंद है। यो कहता है शायद 2 या 3 दिन, लेकिन उसे लगता है 2। उसका पिता कहता है कि 4 दिन हो चुके हैं और वो 4 दिन से कंबल में लिपटा हुआ घूम रहा है। कहते हैं कि शायद उसकी कमर भी दर्द कर रही होगी इतना लेटने के बाद।
इवन एक भालू भी 3 दिन बाद पसीने से हिल जाता। योयो हंस के कहता है कि इसीलिए तो वो कभी कभी उठता है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका पिता गुस्से में उसका पूरा बेड उलट देता है, उठाकर चीखता है कि आज वो इसकी हरामी आदत सुधारेगा और अच्छी तरह सुधारेगा। जेन के ऑफिस के अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड बैठा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका नाम है, जो बैंक पूछता है क्या ये फिर से सेकंड यंग मास्टर के बारे में है। जेन कहता है और किसकी चिंता कर सकता है। बैंक कहता है चिंता मत करो, वो जल्दी समझदार हो जाएगा। जेन सांस भरता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है। वो मार्शल ड्यूअल पिलग्रिमेज पर गया था उस साल जब योनो 2 साल का था, अपनी वाइफ हासंगा, बड़े बेटे सनहो, योनो और तब के अनबॉर्न चाइल्ड सरेन को छोड़कर। उस समय उसने सोचा था कि ये जर्नी सिर्फ 2 साल की होगी, लेकिन कई इंसिडेंट्स में उलझ गया और पूरे 8 साल बाद वापस आया और पूरा क्लैन उसका स्वागत करता है। और जबकि उसे राइटियस शिवलरस स्वॉर्ड्समैन का ऑनररी टाइटल मिला, लेकिन जो उसने खोया वो बहुत बड़ा था। जब वो वापस आया, उसकी पहले की कोमल वाइफ अब एक शेरनी बन चुकी थी। कह रही थी कि 8 साल बहुत लंबा समय है और उसका प्यारा बेटा, जिसके बारे में उसने कभी चिंता नहीं की थी, एकदम का आलसी बन चुका था। जैन थक कर सांस लेता है और बैंक कहता है कि चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। जैन पूछता है कैसे, और बैंक कहता है क्या उसे याद नहीं कि वो जल्दी वापस आएगा। जैन पूछता है कौन, और फिर रियलाइज करता है कि वो अपने बड़े बेटे की बात कर रहा है। बैंक कहता है कि 3 साल बाद वो फाइनली एकेडमी से वापस आएगा। जैन हंस के कहता है कि योनो की तो लग गई, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान है जिससे वो असली में डरता है। वापस योनो के पास, जिसे अचानक ठंड लगती है, वो पलट कर देखता है तो उसका भाई सनहो उस पर घूर रहा होता है। सनहो पूछता है कि कब से सो रहा है, और योनो बस सोचता है कि वो कब से यहां है। सनहो कहता है कि उसने पहले पूछा था, और योनो समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो बहुत घबरा रहा होता है। सनहो बस उस पर घूरता रहता है। योनो कहता है कि ऐसा नहीं है जैसे वो सोच रहा है। उसने सुबह ट्रेनिंग की थी और बहुत हार्ड ट्रेनिंग की थी और सिर्फ थक के एक नैप लिया था। वो बस ये सोचता है कि उसका भाई वापस कब आया। सनहो पूछता है क्या उसने सच में ट्रेनिंग की, और योनो कहता है हाँ। तब उसका भाई कहता है कि एक टेक्निक इस्तेमाल करके वो कैंडल को 2 टुकड़ों में काटे। वो देखना चाहता है कि उसने 3 साल में कितनी इंप्रूवमेंट की है। यो उठता है और तलवार पकड़ता है। सनहो कहता है चलो शुरू करो। रुक क्यों गए हो? यो कहता है कि हम लोग अंदर हैं और ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन सनहो कहता है कि उसकी चिंता मत कर, बस दिखा दे कितना सीखा है। यो कहता है ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि करेगा। कहता है लो शुरू करते हैं। वो अपनी तलवार घुमाता है और कैंडल की तरफ पॉइंट करता है। 1 सेकंड रुककर वो आगे डैश करता है, रूम के पार काफी सारी तलवार टेक्निक्स करता हुआ। और उसका भाई हैरान रह जाता है जब योनियो एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है सोरिंग ड्रैगन। वो स्विंग करता है और कैंडल से काफी आगे लैंड करता है। वो पलट कर देखता है कि क्या उसने काटा, लेकिन कैंडल बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ किया और कुछ भी नहीं हुआ। सहो कहता है कि 3 साल काफी होते हैं एक स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर करने के लिए और फिर अगला सीखने के लिए, लेकिन इसके केस में लगता है वो 3 साल पहले से भी ज्यादा बेकार हो गया है। और वो चला जाता है। रात को डिनर के टाइम सब एक टेबल पर बैठे होते हैं। योनियो कहता है कि उसे इंडिजेशन होने वाला है और उसे पूरा यकीन है। जेन पूछता है कि एकेडमी कैसी चल रही है। सनहो कहता है ठीक है। उसका पिता पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आई, और सनहो कहता है कि अगर दिक्कत ना हो तो वो ट्रेन ही नहीं होती, और वो मानते हैं कि मुश्किलें जरूरी होती है ताकि इंसान अपने आप को पार कर सके। जैन अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है। कहता है कि उसने उसकी नॉनहाजिरी में काफी कुछ झेला होगा, लेकिन सनहो कहता है कि असली मुश्किल तो उसकी थी
इतने लंबे समय तक दूर रहना। जेन पूछता है क्या कोई और दिक्कत थी, और सन्हो अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखकर कहता है कि हाँ, एक काफी बड़ी दिक्कत है। उसकी मां सोना पूछती है क्या हुआ, और वो कहता है कि ये बात योनियो के बारे में है। सब थोड़ा टेंशन में देखते हैं, और योनियो बस सोचता है कि आखिर उसने किया क्या। सन्हो कहता है कि उन्हें उसे मार्शल एकेडमी ले जाना चाहिए। यो चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं। वापस मैड डॉग के पास, जो ये कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है कि मुसन और दोजुक तक उसका नाम सुनकर अपने दांत पीस लेते हैं। लेकिन ये कहानी की शुरुआत थी, जब उसकी महान हिस्ट्री शुरू हुई थी। एक ऐसे व्यक्ति की जो स्वर्ग से भी ऊपर खड़ा था और मार्शल रियल में बिल्कुल अनटचेबल था। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आलसी लड़का इतना ताकतवर बन जाएगा। वापस योनो के पास, वो कहता है कि थोड़ा रेस्ट करना चाहता है जाने से पहले, जबकि अभी अभी घर से चले हैं। योनो पीछे देखता है अपने परिवार की तरफ और अपनी छोटी बहन सेरियन की तरफ, जो रोती जा रही होती है और कह रही होती है कि वो न जाए। लेकिन उसका पिता कहता है कि मर्द बनकर लौटना, और उसकी मां कहती है कि अपना ध्यान रखना। उन्हें पता था कि वो उसे नहीं रोक सकते, चाहे उन्हें थोड़ा दुखी क्यों न हो रहा हो। योनो कहता है कि रोना मत, मैं वापस आऊंगा। वो हाथ हिलाकर बाय कहता है, और जेन हंस पड़ता है। सा उस पर भौंकता है हंसने के लिए। जब वो लोग निकलते हैं तो जर्नी काफी स्मूथ होती है, कम से कम सन्हो के लिए, क्योंकि योनियो तो थक कर मरा जा रहा होता है। वो पूछता है कि क्या वो लोग अब पास आ गए हैं, और सन्हो कहता है कि अभी 10 दिन और बचे हैं। यो कहता है क्या उसने सही सुना। सन्हो कहता है कि अगर उसे घोड़ा चलाना आता तो 5 दिन में पहुंच जाते। यो कहता है कि उसने पहले ही बोला था कि उसने कभी घोड़ा नहीं चलाया। सन्हो कहता है कि वो ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ जवाब दे रहा था। यो कहता है कि रेस्ट करना चाहिए, और पूछता है क्या उसे पता है कितना स्टीप ये पहाड़ है। वो सच में थक गया है। वो कहता है कि उसकी कमर और ऐस दोनों फटने वाले हैं। वो एक पेड़ की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो लोग भी तो रेस्ट कर रहे हैं। सन्हो देखता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो लोग सिर्फ सो नहीं रहे। वो घोड़े से कूदता है, और योनो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सन्हो उन लोगों के पास जाता है और देखता है कि उनके आसपास मक्खियां मंडरा रही हैं। वो सब मुर्दा होते हैं। योनो चिल्लाता है, और सन्हो कहता है कि उनके पास देर से पहुंचे। हर एक आदमी मर चुका है। सन्हो उनमें से एक की शर्ट हटाकर उसके सीने पर एक फूल जैसा घाव दिखाता है। वो कहता है कि इससे फ्लावर इंडल्जिंग पाम कहते हैं। यो पूछता है कि क्या बकवास नाम है ये। सन्हो कहता है कि पहले इससे क्रिम्सन फ्लावर पाम कहते थे, लेकिन एक रेपिस्ट जिसका नाम था सियोजू एके इस टेक्निक का यूज करके बुरे काम करता था, इसलिए अब इससे फ्लावर इंडल्जिंग पाम कहा जाता है। यो पूछता है क्या वो कह रहा है कि यहां कोई रेपिस्ट घूम रहा है। सन्हो कहता है कि वो उन औरतों के पीछे जाता है जो पहाड़ों पर चढ़ाई करती हैं, और ये लाशें इस बात का सबूत है कि उसने किसी औरत को पाने के चक्कर में इन लोगों पर एम्बुश किया। मतलब यहां कहीं कोई औरत खतरे में है। वो जमीन से जंप करता है, अपने भाई से कहता है कि यही रुकना, और सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। योनो कहता है क्या सच में उसे इन बदबूदार लाशों के साथ रुकना है, लेकिन उसका भाई तब तक काफी दूर जा चुका होता है। योनो रियलाइज करता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, और ग्रॉस्ड आउट होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 घोड़े बचे हैं जो बदबू मार रहे हैं, और एक्चुअल सड़ी लाशें भी। वो कहता है कि उसकी तो लग गई। रात को वो कहता है कि उसे पता नहीं उसका भाई कहाँ चला गया, इतनी देर क्यों हो गई। उसे तो उसे साथ ले जाना चाहिए था। वो सोचता है कि शायद कुछ हुआ हो, लेकिन उसका भाई कभी इतनी देर नहीं लगाता। तभी उसे कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि कुछ करना पड़ेगा, वरना वो किसी बाघ का डिनर बन जाएगा अगर यही खड़ा रहा। तभी बिजली गिरती है उसके पीछे, और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब कुछ भीग जाता है। वो ऊपर देखता है और कहता है कि अब तो सच में मेरी लग गई। फिर उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, और वो सोचता है कि वो ऐसे कैसे फंस गया,
क्योंकि अब वो दोनों कॉर्पसेस को घोड़ों पर बैठाकर एक पहाड़ी चढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि उन्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कहीं बाघ इन्हें खा न जाए, और वो उन्हें दफना कर भी नहीं सकता, क्योंकि बारिश हो रही है। अब उसे कोई शेल्टर चाहिए। जब वो घोड़ा धक्का देता है, घोड़ा उस पर गुस्सा करता है और यो पूछता है कि वो सुन क्यों नहीं रहा। नीचे तेजी से बह रही नदी और क्लिफ के एज पर खड़े होने से घोड़ा स्ट्रेस में आता है। बिजली गिरती है। घोड़ा डर के मारे योनो को लात मार देता है। यो चिल्लाता है और पीछे गिरता है। पहाड़ से लड़खड़ाते हुए उसका सिर लगता है, फिर उसकी कमर, और फिर उसका सिर दोबारा, और वो नीचे झाड़ियों में जा गिरता है। वो कराहते हुए कहता है कि उस घोड़े ने उसकी बैंड बजा दी। लेकिन जब वो आसपास देखता है, उसे रियलाइज होता है कि वो एक केव के अंदर है, जहां बारिश नहीं हो रही। वो चिल्लाता है, मुझे शेल्टर मिल गया। घोड़े उसके पीछे केव में आ जाते हैं, लाशें लेकर। यो उन्हें एक पत्थर से बांध देता है। कहता है कि वो इन्हें मार भी नहीं सकता, इसीलिए उसे घर ही पसंद है। वो केव के बाहर एक निशान छोड़ देता है ताकि उसका भाई उसे ढूंढ सके। लेकिन अंदर से वो थोड़ा वरीड होता है। वो सोचता है कि क्या करे, और डिसाइड करता है कि बस लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोचता है, उसे अपने भाई की याद आती है। वो कहता है कि उसे उम्मीद है सब ठीक हो, लेकिन वो जानता है उसका भाई स्ट्रांग है, तो सब ठीक ही होगा। जैसे ही वो सो जाने लगता है, घोड़े रस्सी चबा जाते हैं और चल पड़ते हैं, उसे केव में अकेला छोड़कर। सुबह होती है और दोबारा ढल जाती है। भाई साहब पूरा दिन सो गया, लेकिन फिर एक औरा उसे नींद में ही घेरने लगती है। जैसे ही वो केव के बीचों बीच हवा में उठने लगता है, वो उसे ऊपर सीलिंग तक उठा ले जाती है और फिर उसे केव के अंदर और गहराई में ले जाती है। वो अब भी पूरी तरह सो रहा होता है। उसका सिर धीरे धीरे एक चट्टान में घुसने लगता है और फिर वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी उस केव में था ही नहीं। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि कमरे में एक अजीब सी हरी औरा तैर रही होती है। वो कहता है कि ये अजीब है और ये उसी केव जैसा लग रहा है जिसमें वो था, और सोचता है कि शायद नींद में ही वो और गहराई तक लुढ़क गया हो। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे फेडेड ह्यूमन कहकर बुलाती है। वो चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है और ऊपर देखकर हैरान रह जाता है। एक और फिर उसे फेडेड प्लेस में वेलकम करता है और कहता है कि वो उनके रेडियंट स्वॉर्ड का सक्सेसर है। यो पूछता है कि क्या ये चमकती चीज उससे बात कर रही है, और कहता है कि उन्होंने फिजिकल बॉडी की सीमाओं को पार कर लिया है और वो टाइम और स्पेस से परे बात कर रहे हैं। अगर वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वो दुनिया पर राज करेगा। यो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है ये भूत है। वो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही मर चुके हैं, बस उनकी इच्छा बाकी है, और उन्होंने ये सब किसी ऐसे के लिए तैयार किया है जो यहां तक पहुंचेगा। इसलिए उसे बिना शक इसे स्वीकार करना चाहिए। यो कहता है कि ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक ऐसी केव जिसमें कोई इंसान नहीं है और एक बूढ़े आदमी की इच्छा। उसे एहसास होता है कि ये तो बहुत सी मुरीम कहानियों में बताया गया है। वो कहता है कि ये एक फेडेड एनकाउंटर है और खुश हो जाता है। वो कहता है कि स्वर्ग उसे उसकी अच्छाई का इनाम दे रहा है। अब उसे मार्शल ट्रेनिंग हॉल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो यही ताकतवर बन गया। और कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे उनकी तलवार को विरासत में लेना होगा और दुनिया के मोरल्स लिखने होंगे। वो उसे रेडियंट स्वॉर्ड सिखाएंगे और वो यहां खुद को एंडलेसली ट्रेन कर सकता है। यूनियो उनकी हर बात पर हाँ करता जाता है और कहता है कि अगर उसके अंदर उनका खून है तो वो काफी टैलेंटेड होना चाहिए, और अगर वो यहां 30 साल तक मेहनत से ट्रेनिंग करे तो वो उनकी टेक्निक को कुछ हद तक रेप्लिकेट कर सकता है। यो पूछता है क्या उसने सही सुना, क्या सच में 30 साल? वो कहते हैं हाँ, बस 30। यो कहता है रुको। उसे नहीं लगता कि ये उसके लिए है और कहता है कि इसे डबल कर दो और किसी और को दे दो। और एक सेकंड चुप रहता है
और फिर चिल्लाने लगता है कि उसका मतलब क्या है। यो कहता है कि वो 30 साल यहां रुकने से बेहतर है कि वो इसे छोड़ दे। मैड डॉग कहानी बताते हुए कहता है कि यही वो मुलाकात थी जिसने हारे हुए योनियों को इतना ताकतवर बना दिया। वो ऑर्ब से भागने लगता है और ऑर्ब उसे रुकने को कहता है। योनियो मुड़ता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी रूप लेता है और कहता है, बस एक सेकंड रुको, और बताता है कि उसका नाम है बेकमहान, जिसका मतलब होता है वाइट इन्फिनिटी। यो उसे कुछ देर देखता है और कहता है कि उसे पता था कि वो धोखेबाज है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसका ये कहने का मतलब क्या है। यो कहता है कि पहले वो कुछ और बनने का नाटक कर रहा था और जब वो काम नहीं आया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। महान कहता है कि वो नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में एक ऐसा स्पिरिट है जो अपनी बॉडी को छोड़ चुका है। यो पूछता है क्या उससे वाकई उम्मीद है कि वो इस बात पर विश्वास कर ले, और फिर चिल्लाते हुए एक घूंसा उसके सिर के आर पार मारता है। जैसे ही उसका पूरा हाथ उस आदमी के शरीर से होकर निकलता है, वो उसके आर पार गिर जाता है और फिर डर जाता है क्योंकि वो सच में एक भूत है। महान कहता है कि वो भूत नहीं है, ये स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट्स है जो सिर्फ बहुत उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। यो कहता है कि लोग ऐसे ही लोगों को भूत कहते हैं, और महान फिर भी कहता है कि वो भूत नहीं है और चिल्लाने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है। मैड डॉग कहता है कि ऐसे हुई थी योनो की अपने मास्टर से मुलाकात। हिस्टोरियन पूछती है क्या ऐसा कुछ वाकई होता है। वो कहता है कि ये टेक्निक सिर्फ सबसे उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही हासिल कर सकते हैं। वो पूछती है कि ऐसा कौन आर्टिस्ट है जो इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। वो पूछता है क्या वो स्वॉर्ड एम्परर को जानती है। वो कहती है कि वो तो ऑब्वियस है, वो हिस्ट्री का सबसे ताकतवर इंसान था और 1000 स्वॉर्ड बैक क्लैन का सबसे महान वॉरियर था जिसे हमेशा याद किया जाएगा। मैड डॉग कहता है बिल्कुल, वही बैकन द रेडिएंट स्वॉर्ड की बात कर रहा है। वो आदमी जो बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहलाया, वही रेडिएंट सॉवरेन का मास्टर है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि वो तो 300 साल पहले जिंदा था। मैड डॉग कहता है हाँ, और वो एक ऐसी जेनरेशन से था जिसे अब लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सच है कि उसने ही योनियों को बनाया। वो कहती है कि ये तो कमाल है, और इसका मतलब है कि रेडिएंट मार्शल सॉवरेन ने उसका नाम सुनते ही उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट की थी। वो हंसता है और कहता है कि असल में योनो तो इसका उल्टा था। स्वॉर्ड एम्परर, जिसे 300 साल तक कोई भी डिसेंडेंट ढूंढने नहीं आया, उसे डिसाइपल की बहुत जरूरत थी और उसने योनियो से रिक्वेस्ट की थी। यो पूछता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, वो तो बैक क्लैन से भी नहीं है और वो उससे सीख ही नहीं सकता, इसलिए वो जा रहा है। महान पूछता है क्या उसे लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने देगा, और अपने हाथ फैलाकर ऑरा से केव का रास्ता बंद कर देता है। यो ऊपर देखकर हैरान होता है। महान पूछता है क्या ख्याल है, ये एक बहुत मोटा पत्थर का दरवाजा है और उसकी अभी की ताकत से वो ना तो इसे हिला पाएगा और ना ही तोड़ पाएगा, लेकिन अगर वो उसकी मार्शल आर्ट्स सीख ले तो वो इसे कागज की तरह काटकर बाहर निकल सकता है। यो कहता है अब कुछ किया नहीं जा सकता और अपनी रस्सी से कुछ निकालने लगता है। महान कहता है कि वो अपनी ताकत से इसे नहीं काट पाएगा। यो दीवार में काटना शुरू करता है और बूढ़ा आदमी हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। यो कहता है कि वो शुरली देख सकता है कि वो एक सुराग बना रहा है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो फिर भी पत्थर है, और अगर वो उसे मेटल से घिसेगा तो धीरे धीरे टूटेगा और 1-2 साल में वो बाहर निकल जाएगा। महान पूछता है क्या वो सच में इतना लंबा ये सब करता रहेगा। योनो कहता है कि जब तुम उसे यहां 30 साल फंसाना चाहते हो तो ये तो कुछ भी नहीं। महान कहता है कि वो पागल है, उसे तो मार भी नहीं सकता, और कहता है कि बस ट्राई कर ले, वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन योनो कहता है कि उसे वो पसंद नहीं है। महान आगे कहता है कि वो उसे 20 साल के बाद जाने देगा। योनो कहता है कि 20 बहुत लंबा है और वो सिर्फ तभी कंसिडर करेगा अगर वो 3 साल कहें।
महान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये मजाक है और कोई चांस नहीं कि वो 3 साल में सीख ले। यहां तक कि अगर जोंग सैनफेंग भी जिंदा हो जाए तो भी वो नहीं कर सकता। यो कहता है तो इसका मतलब है कि वो मेंट टू बी नहीं है, और फिर से दीवार खोदने लगता है, जिससे महान फ्यूरियस हो जाता है। महान कहता है 5 साल, जिससे योनियो रुक जाता है। वो कहता है अगर तुम उसे 5 साल दोगे तो वो कुछ भी करके उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा। और क्योंकि ये योनो का सपना है, वो सोचने लगता है कि ये कितना टेम्पटिंग ऑफर है। यो कहता है कि उसने कभी ऐसा विविड स्पिरिट नहीं देखा, और शायद ये टेक्निक वर्ड ऑफ माउथ से नहीं सिखाई जाती, बल्कि वो शायद सच में स्ट्रॉन्गेस्ट रहा हो कभी। और वो इस मौके का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मान जाता है, कहता है कि वो करेगा। मैड डॉग आगे कहता है, बेशक उस वक्त योंगियो को नहीं पता था कि वो आदमी ही स्वॉर्ड एम्परर था। द स्वॉर्ड एम्परर भी काफी बदनसीब था, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंत में जिस इंसान से उसकी मुलाकात हुई वो और कोई नहीं बल्कि योनियो था। महान उससे उठने के लिए कहता है, उसको हरामखोर कहकर बुलाता है। और जब योनो उठता है तो वो पूछता है कि उसे क्यों जगाया जा रहा है, कहकर कि वो बहुत थका हुआ है। पूछता है, क्या तुम्हें नींद की जरूरत नहीं है? पर कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मर चुका है और वो एक इंसान है, और इंसानों को नींद चाहिए होती है। महान अपना पूरा गुस्सा दबा लेता है और कहता है कि अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। आखिर उसके जीवन के अंतिम समय में उससे मिला हुआ शिष्य सिर्फ एक आलसी हरामखोर निकला। योनो पूछता है क्या उसे सच में जागते ही ट्रेनिंग शुरू करनी है। पता चलता है कि वो दिन भर सोता रहता था और ट्रेनिंग में सिर्फ एक बार मूव्स प्रैक्टिस करता था। महान उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस रेट पे तो इसे 50 साल लगेंगे, 5 नहीं। यो पूछता है क्या कोई आसान तरीका नहीं है सीखने का, और महान कहता है कि ये जितना आसान हो सकता था उतना ही है। यो कहता है कि अगर वो कम से कम बोलता नहीं तो थोड़ा कम इरिटेट करता, और इसी वजह से उसे एक टैलेंटेड मास्टर मिलना चाहिए। ये बातें महान के दिमाग में गूंजती हैं, पर फिर भी वो अपना गुस्सा रोक लेता है। और अगर उसके पास एक एक्चुअल बॉडी होती तो वो गुस्से में की डेविएशन और कोलैप्स झेलता। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ सफलता चाहिए थी और अपनी मार्शल आर्ट्स को पास करना चाहता था। इस चक्कर में अपनी आत्मा को इस बुरे हाल में छोड़ दिया जिसमें उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अगर उसके पास बॉडी होती तो वो इस लड़के की धुलाई कर देता ताकि उसे सबक मिलता। यो जमीन पर लौटने लगता है और महान से पूछता है कि उसने वो कैसे किया। महान पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा है। योनियो कहता है उस पत्थर गेट को गिराने के बारे में। पूछता है क्या वो उस पावर का यूज करके अपने बॉडी को कंट्रोल करके उसे मार्शल आर्ट्स सिखा सकता है। महान कहता है कि उसने एक डिवाइस पहले से ही बना रखा था जिसका स्ट्रिंग उसने खींच लिया। और योनो पूछता है कैसे जब उसका कोई बॉडी ही नहीं है। और महान कहता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने बस साइकिक लेविटेशन का यूज किया था स्ट्रिंग खींचने के लिए सिर्फ किसे। फिर उसे समझ आता है कि योनियो क्या कह रहा था और वो हंसने लगता है। सोचता है कि उसने पहले ये क्यों नहीं सोचा। यो सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या वो सच में पागल हो गया है। महान कहता है कि वो सिर्फ ये सोचता रहा कि उसके पास बॉडी नहीं है। शायद ये इसलिए भी था क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स अधूरे थे, क्योंकि उसने 300 साल तक अपनी स्पिरिट मेंटेन करके रखी थी। पर उसके वजह से उसने कुछ अच्छा सीखा। योनो पूछता है वो क्या कह रहा है, और जैसे ही वो सुनता है उसे महसूस होता है कि कुछ उसके चेहरे के पास से गुजरा और एक जोर की आवाज आई। वो घूम कर देखता है कि क्या था वो अभी। एक पत्थर वॉल में घुसा होता है उसके बगल में। और महान कहता है कि उसके वजह से उसे समझ आया कि अगर उसके पास बॉडी नहीं भी है तब भी वो जब चाहे पत्थर हिला सकता है। यो घबराने लगता है। महान कहता है कि इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर हिला सकता है तो वो ऐसे काम भी कर सकता है। जैसे ही वो शॉटगन की तरह अटैक करने लगता है। यो चीखता है
और कहता है रुक जाओ, और उसे बुद्धा कहकर बुलाता है, पर फिर तुरंत सुधर लेता है और कहता है कि वो अपने मास्टर से बात करना चाहता है। और उस दिन से महान और योनो की ट्रेनिंग दिन रात चली। वो दिन में बिना रुके तलवार चलाना सीखता था। अगर वो रेस्ट करता तो बुद्धा उसे जबरदस्ती उठाता, और रात को वो दोनों बहस करते। जब भी योनियो सोता तो वो ट्रेनिंग करता यूजिंग अनपैरेलल्ड ड्रीम माइथिक आर्ट्स जो महान ने उसे सिखाए थे। और उसके लिए जीना का मतलब था एक तलवार बनना रेडिएंट आर्ट्स का, और वो इस रास्ते पर बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक्चुअली अपने मास्टर के रॉक्स ऑफ लव को रोक दिया, और उसका मास्टर गर्व से उसे देखता है। और इसी तरह 5 साल पलक झपकते बीत गए। वो इस लेवल तक पहुंच गया जहां योनो खुद से गेट को अपनी ताकत से उठा सकता था। और जब वो वापस आया, उसने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन गया है। पर उससे पहले कहानी एक दिन पहले की तरफ चली जाती है। योनोस जमीन पर सो रहा होता है। महान उसे बुलाता है और योनियो कहता है कि थोड़ा और देर। महान फिर से बुलाता है और योनो कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा और सोना चाहता था। पूछता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं मानता, पर फिर वो हैरान होता है क्योंकि महान अपने फिजिकल फॉर्म में होता है। उससे कहता है कि यहां आओ। योनो पूछता है क्या हो रहा है, और महान कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स के लिए दे दी और उसकी उम्मीद थी कि वो इसका अंत देख सके। इसलिए उसने किसी और चीज की चिंता नहीं की सिवाय मार्शल आर्ट्स के। और इस रास्ते को आखिरी तक चेस करते करते वो एक चिड़चिड़ा बुद्धा बन गया जिसे उसके क्लैन ने दूर कर दिया। योयो सोचता है कि आज वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। महान कहता है कि जब वो सोचता है तो उसे समझ आता है कि उसका क्लैन उसे क्यों नहीं ढूंढने आया। आखिर उसने अपने बच्चों और परिवार को छोड़ दिया सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए। उसने सोचा कि मार्शल आर्ट्स का अंत देखने से उसे सब कुछ मिल जाएगा, पर आखिर में वो गलत था। उस सपने का पीछा करके उसे ये समझ आया कि वो क्या सच में चाहता था। मार्शल आर्ट्स वो चीज है जो इंसान करता है, तो अगर वो लोगों के साथ चल के स्वॉर्ड्समैनशिप के अंत तक नहीं जा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। और वायो ने उसे ये समझाया। उसने पहली बार किसी को सिखाया। वो गुस्सा था, इरिटेट था और सच में फ्रस्ट्रेटेड था, पर उसने खुशी भी महसूस की और उसे उसके बढ़ने से खुशी मिली और उसने लगाव भी महसूस किया। यो पूछता है क्या हो गया आज उससे, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो दोबारा नहीं मिलेंगे। महान कहता है कि वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वक्त आ गया है। यो हैरान होकर पूछता है क्या वो सच में समझ रहा है कि वो इस बात में आएगा, क्योंकि उसने तो कहा था कि 30 साल तक ट्रेनिंग करनी है और अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो उसे अभी 25 साल और रहना होगा। महान कहता है कि हाँ, उसने ऐसा कहा था। और योनो पूछता है तो फिर क्या सीन है। जो इंटरनल ची उसने एलिक्सर के रूप में दिया था ताकि वो बिना खाए यहां जी सके, वो इतना इजी मेंटेन करना नहीं है जितना वो सोचता है, और उसके पास अब और पावर नहीं बची, इसलिए अब उसके जाने का वक्त आ गया है। यो पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अगर बताता तो वो चला जाता, खाना ढूंढता और वापस आकर ट्रेनिंग करता। महान बोलता है कि उसे पता था कि वो वापस आता अपने हमेशा के सार्केस्टिक अंदाज में, और वो समझता है कि योयो क्या महसूस कर रहा है। फिर वो उठता है, कहता है कि उसने जो वक्त उसके साथ बिताया वो उसे पसंद था और वो चाहता था कि वो दुनिया घूमे, पर ये भी ठीक है। और उसकी आंखों में एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन होता है। उसे ऑलरेडी दिख रहा है योयो दुनिया भर में इधर उधर घूम रहा है और दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया देख, उसे अपने अंदर बसा और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। और सबसे पहले लोगों को देख, दुनिया को बाद में देखना। वो कहता है कि जब वो ऊपर देख रहा था तो उसने कभी ये नहीं देखा कि उसके पैर के नीचे क्या था, और योयो को भी उसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर दुनिया में किसी को उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मूवमेंट्स,
उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप का पता नहीं भी चले तो भी महान उसके अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि सब उसके अंदर बसे हैं। वो कहता है कि अगर वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या महान इंसान न भी हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। योयो कहता है कि वो नहीं जा सकता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये ठीक नहीं है कि वो बिना सिखाए जाए। कम से कम एक दिन और रुक जाए। महान ब्लू मिस्ट बन के फेड होने लगता है और कहता है कि बस खुश रहना। योयो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि उसे पहले ही बता देता। वापस प्रेजेंट में योयो गुस्से में है। कहता है कि इसीलिए वो बिना बताए चला गया। हम देखते हैं कि उसने योयो के कपड़ों पर लिखकर उन्हें खराब कर दिया। योयो कहता है कि वो अच्छे से जा सकता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। महान ने जाने से पहले उसके कपड़ों पर एक मैसेज लिख दिया था। समरी यह है कि योयो ने 5 साल में जो मार्शल आर्ट्स जल्दी जल्दी सीखे थे वो अभी भी अधूरे थे, और क्योंकि वो महान के जाने के बाद ट्रेनिंग नहीं करेगा इसलिए उसके बॉडी में एक मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है। उसके अंदर का जो एलिक्सर उसने निगला था वो उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स को इंप्रूव करेगा। तुम इसे ऐसे देख सकते हो जैसे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाना, पर असल में ऐसा नहीं है। अगर योयो की मार्शल आर्ट्स ग्रोथ उस एलिक्सर के पेस से स्लो रही तो उसकी इनर एनर्जी महान एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्सप्लोड करके मर जाएगा। समरी, अगर वो लेजी हुआ तो मर जाएगा। योयो कहता है कि उसे पता था कि वो साला बुद्धा कुछ न कुछ उल्टा कर गया है। महान कहता है कि दुनिया देख, तब तू चीजें महसूस करेगा तो सीखेगा। वो छोटी सोच और छोटी जगह में अटका न रहे। उसे बड़ी चीजें देखनी है और बड़ा बनना है। योयो जुबान चाट के कहता है, क्या अजीब आदमी था। फिर बोलता है कि सबसे पहले उसे रूला जाना होगा और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर से मिलना होगा और उसके साथ रहना होगा, तब जाकर उसे कुछ महसूस होगा। वो कहता है कि वो तो घर जाने वाला था, पर अब सब कुछ खत्म करके जाएगा, इसलिए उसके फैमिली को टेंशन नहीं लेनी चाहिए और उसे यकीन है कि उसका भाई ठीक होगा। वो इधर उधर देखता है और कहता है कि उसे अब अपना काम करना ही पड़ेगा। जाने से पहले वो उस केव को झुककर प्रणाम करता है जहां उसकी मुलाकात महान से हुई थी। कहता है कि वो वापस नहीं आएगा, इसलिए बस इतना समझ ले। उसे विश्वास नहीं होता कि वो उसे आखिरी तक परेशान कर रहा है, पर वो सोचता है कि रूला है कहाँ और कैसे पहुंचे। केव के अंदर महान का रूप एक बार फिर दिखाई देता है और वो एक एब्सोल्यूट शैतान की तरह हंसने लगता है। कहता है कि अगर उसने दुनिया नहीं देखी तो वो एक सूख चुकी मम्मी की तरह मर जाएगा। वो कहता है कि दुनिया में ऐसे मार्शल आर्ट्स का क्या मतलब जिसमें दुनिया की समझ ही न हो, और उसे किसी रैंडम जगह में जिंदा नहीं रहने दे सकता। दुनिया इतनी बड़ी है कि उसे ऐसे वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता, और योयो को साला कह के बुलाता है। इसी वक्त वो सच में फेड होने लगता है और कहता है कि योयो की वजह से वो खुश था और वो भी चाहता है कि योयो खुश रहे। योयो हवा में बदलाव महसूस करता है और अपने मास्टर को याद करता है और वक्त बीता हुआ दिखाया जाता है। योयो अब एक जगह पर है जिसका नाम है केफैंग। उसके कपड़े बिल्कुल घटिया हालत में हैं। उसके कुत्ते भी वैसे ही हैं। मैं चाहता हूं कि काश उन्हें अपनी जुबान से साफ कर पाता। योयो लोकी एक लाश की तरह लग रहा है और पूछता है, ये केफेंग है? जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो एक लकड़ी पर बैठा होता है और कहता है, हाँ, ये है बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर जैंग ईल, जो थोड़ा मैड डॉग जैसा दिखता है। योयो कहता है कि वो आया है क्योंकि उसे कुछ पूछना है। जैंग ईल पूछता है, पैसे हैं? योयो कहता है, क्या रियली मुझे पैसे देने पड़ेंगे? जैंग ईल बोलता है, हाँ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वो योयो को ध्यान से देखता है और कहता है कि उसकी आवाज तो लगती है जैसे वो 20 साल का भी नहीं, पर चेहरा 50 साल से भी ज्यादा का लगता है। उसने कभी भी इतना बड़ा भिखारी नहीं देखा और वो एक भूत लगता है। वो कहता है कि वो फ्री में करना चाहता था
क्योंकि लगता है वो भी उसी सेक्ट का है, पर यहां भी रूल्स होते हैं। योयो पूछता है कि वो क्या कह रहा है सैम सेक्ट के बारे में। जैंग ईल कहता है कि वो देखकर समझ गया। योयो गुस्से में कहता है, मैं भिखारी दिखता हूं, और अपना सीना ठोकता है। जैंग ईल कहता है, बिल्कुल दिख रहा है, अगर पैसे नहीं है तो इन्फो नहीं मिलेगा, चला जा और थोड़ा भिख मांग करा। योयो कहता है, मैं भिखारी नहीं हूं, तो भिख क्यों मांगूं? जैंग ईल कहता है, वही तो, तू भिख मांग ही सकता है, बस एक टोकरी रख दे जहां तू बैठा है और पैसे बरसेंगे। अपने टैलेंट का वेस्ट क्यों कर रहा है? फिर वो कहता है कि क्या तू मेरे साथ काम करेगा? सीन जंप करता है। योयो नीचे एक ढेर सारे पैसे देख रहा है और जैंग ईल कांप रहा है और शौक में कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांच के आधे साल के एक्सपेंसेस आधे दिन में कमा लिए। गॉड ऑफ वेल्थ खुद आ गए। जैंग ईल पूछता है कि उसे क्या जानना है, और योनो चाहता है एक लिस्ट, फेमस स्कॉलर्स और ब्लैकस्मिथ्स के लोकेशंस, हॉबीज और स्पेशलिटीज की। वो एक के बाद एक लिस्ट बोलता जाता है। जैंग ईल कहता है कि उसने वादा किया था तो वो बता देगा, लेकिन उसे 7 दिन बाद वापस आना होगा। योनो कहता है उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, तो वो यही रुक जाएगा। जैंग ईल कहता है कि ठीक है उसके लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने शब्दों का पछतावा होता है। सेक्ट के एक मेंबर ने उससे कहा कि कुछ दिक्कत हो गई है। यो पूछता है कि भिखारियों के लिए दिक्कत क्या हो सकती है। बंदा कहता है कि उसे लगता है सब भूखे मर जाएंगे। जैंग ईल पूछता है कि वो क्या कह रहा है। बंदा जैंग ईल को बोलता है कि तुरंत आकर देखे, और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि मर्चेंट्स उंगली से दिखाते हुए कह रहे थे कि अगर वो भिखारी है तो कम से कम उस लेवल के तो होने चाहिए, और वो पैसा बरस रहे थे योनियों पर, कहते हुए कि बेचारा भूखा है। जैंग ईल हैरान हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि योंगियों ने पूरी भिखारी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है। थोड़ी देर बाद यो जम्हाई लेते हुए कहता है कि उसे प्यास लगी है। जैंग ईल आदमियों को बोलता है पानी लाने को। योनो कहता है कि बॉल गंदा है। जैंग ईल उस आदमी को थप्पड़ मारता है, कहता है कि नया बॉल लाओ, और उसे स्टूपिड भिखारी बोलता है। ये होता है फ्रेंडली फायर। यो कंप्लेन करता है कि पानी हल्का गर्म है। जैंग ईल कहता है कि जाओ पहाड़ों से ठंडा पानी ले आओ। योयो आराम से लेटे हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा है, लेकिन जैंग ईल गुस्से में है, कहता है कि वो बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर है और एक स्टूपिड भिखारी का नौकर बन जाना बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन अगर वो उसे निकालेगा तो उसके लोग भूखे मर जाएंगे। और वो सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो कब आएगी। वो यो की बैक मसाज करते हुए कहता है कि अगर ये चला गया तो सब मर जाएंगे। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि फाइनली उन्हें इन्फो मिल गई। जांगिल एक्साइटेड हो जाता है, कहता है फाइनली, और वो योंगियो की बैक मसाज करते हुए उसमें घुस जाता है। यो इन्फो पढ़ते हुए पूछता है, क्या यही सब है? जैंग ईल पूछता है, क्या मतलब? योनो कहता है कि क्या सच में यही बेचने वाले थे? जैंग ईल इन्फो देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि क्या ये सच में सबको मारना चाहते हैं? ये तो सिर्फ आधा ही है जो मांगा था। ये खराब है, कुछ करना पड़ेगा। योनियो सोचता है, क्या इसलिए क्योंकि उसने पैसे कम दिए? लेकिन जैंग ईल कहता है रुक जा, और कुछ करने से पहले उसे रास्ते पे धक्का देता है, कहता है कि अब वो और भीख मांग नहीं सकता और उसे नई इन्फो देगा। वो एक फैंसी जगह में जाते हैं जहां एक औरत उनका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि उसे यहां देखना रेयर है और उसे फॉक्स डॉग बुलाती है। ये कियांग के हाउस सेक्ट की ब्रांच लीडर गुई नांग नांग होती है। जैंग आई उसे ग्रीट करता है और योनो पूछता है कि फॉक्स डॉग का क्या मतलब है? क्या यही उसका टाइटल है? जांगिल इरिटेट होता है, लेकिन जब भी कुछ कहने जाता है योनो उसे बार बार फॉक्स डॉग बुलाता है। नांग नांग कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कियांग का ब्रांच लीडर हाउस सेक्ट के पास इन्फो के लिए आया है, जबकि वो राइवल्स है। जैंग कहता है कि वो बेगर सेक्ट के लिए नहीं आया, बल्कि एक कस्टमर को लाया है। योनो उसे बार बार फॉक्स डॉग बोलता जाता है। नांग नांग पूछती है क्या वो मजाक कर रहा है, जबकि क्लाइंट खुद भिखारी है, और पूछती है क्या ये कोई इंसल्ट है या जोक,
क्योंकि वो भिखारियों को इन्फो नहीं बेचते। यो कहता है कि वो बेगर सेक्स से नहीं है। नैंग नैंग कहती है कि अगर उसने इंसल्ट किया तो उसे एक्शन लेना पड़ेगा, और उनका भी प्राइड है। योयो कहता है, क्या उसने सुना नहीं? वो सोचता था कि हाउस सेक्ट एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता कि वो बेगर सेक्ट से है या नहीं। वो कहता है कि अगर बेसिक ही इतने खराब है तो ये लोग इन्फो बेचकर कैसे जी रहे हैं? नैंग नैंग गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, गौ म्यू। वो कहते हैं, यस मैम। और वो पूछती है कि यूनियो कौन है? वो कहते हैं कि उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो बेगर सेक्ट से नहीं है। नैंग नैंग फ्रस्ट्रेट हो जाती है। योनो कहता है कि अब तो इन्फो बेच सकती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो नहीं बेचना चाहती, और उसे निकाल देती है। यो हंसकर कहता है कि उसमें बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, जबकि वो पैसे देना चाहता है, फिर भी मना कर रही है। वो कहता है कि हाउस सेक्ट का अंत ज्यादा दूर नहीं है। नैंग नैंग उसे धमकाती है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो उसके हाथ पैर कटवा देगी। यो कहता है कि वो गलत नहीं है, और उसे ओल्ड लेडी बोल देता है। वो और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, गोंग मिया, इस हरामी को सबक सिखाओ। गोंग मिया कहता है, यस मैम, और सीधा सीलिंग से कूदता है और यो पर अटैक करता है। जांगिल रोकने की कोशिश करता है, कहता है, नो, लेकिन यूनियो उसका चेहरा पकड़ के कहता है, हटो, और उस आदमी को सीधा जमीन में ठोक देता है, जैसे लफी ने बेलमी को वन पीस में मारा था। नैंग नैंग स्पीचलेस होती है, और जैंग ईल भी। यो साई करता है और कहता है कि उसे किसी ने मारा तो काउंटर अटैक इंस्टिंक्ट से निकलता है। अगर उसने पहले बताया होता कि अटैक करेगा तो आसान होता। जैंग ईल कहता है कि उसे लगा था यो मार्शल आर्ट्स जानता है, लेकिन इतना स्ट्रांग होगा ये नहीं सोचा था। वो एक मॉन्स्टर है। योनो कहता है कि ये सब उस ओल्ड मैन की गलती है। नैंग नैंग रियलाइज करती है कि उससे गलती हो गई। कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो इतना प्रेस्टिजियस कस्टमर है। यो कहता है कि उसने तो पहले ही बोला था कि वो बेगर सेक्ट से नहीं है। नैंग नैंग कहती है कि फिर भी, और जैंग ईल की तरफ देखते हुए कहती है, लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। जैंग कहता है कि हो सकता है वो ना माने, लेकिन वो सच में लड़ने नहीं आया। सिर्फ कुछ इन्फो थी जो उनकी सेक्ट नहीं ला पाई, इसलिए हेल्प मांगने आया। नैंग नैंग पूछती है, क्या वो सीरियस है? वो कहता है हाँ, जबकि योनो गोंग की लाश घसीट रहा होता है। नैंग कहती है कि ये ऐसा है जैसे शेर को खरगोश के बिल में ले आना और उससे ऊन मांगना। वो कहती है कि उसे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सीरियस तो बनना पड़ेगा। वो कहती है कि वो उस पर भरोसा कर लेती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे इन्फो देना एक अलग बात है। ये सच है कि उसके क्लाइंट ने उसके आदमी को चोट पहुंचाई है, इसलिए उन्हें उसका मुआवजा चाहिए होगा। योनो पूछता है कि वो क्या कह रही है, और वो कहती है कि अनऑर्थोडॉक्स दुनिया का एक सिंपल रूल है, खून के बदले खून, जान के बदले जान। वो अपने गार्ड्स को बुलाती है जिन्हें फोर शैडोज कहते हैं, जो लिटरली कहीं से भी अचानक आ जाते हैं और फार्मिंग शुरू कर देते हैं। यो कहता है कि इस जगह में हर किसी का एंट्री स्टाइल बड़ा ही फैंसी है, और वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका यहां आने का मकसद क्या है, लेकिन क्योंकि उसने उनमें से एक को चोट पहुंचाई है, वो बिना चोट के यहां से जा नहीं पाएगा। यो पूछता है कि क्या ये समझना इतना मुश्किल है? ये तो बस एक गलती थी, और उसने बस हल्की चोट मारी क्योंकि वो पहले उस पर वार करने आया। वो गुस्से हो जाती है और कहती है कि वो यकीन नहीं कर सकती कि ये स्केल्टन जैसे दिखने वाला हरामी इतना हंगामा कर रहा है। फिर वो फिर से वही अनऑर्थोडॉक्स बकवास बोलती है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। और योनो कहता है कि ये तो किसी लोन शार्क की फिलॉसफी लग रही है। जैंग ईल उसे चुप रहने को कहता है। वो कहती है कि वो उसके चेहरे का थोड़ा सा मांस काट लेगी और बात खत्म कर देगी। यो कहता है कि उसे माफ करना, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा फैट तो है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ दिनों से ठीक से खा नहीं रहा। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने लोगों से कहती है कि उसे मार डालो, और चारों उस जगह से उछलकर उसकी तरफ आते हैं।
भाई, जुबान अंदर रखो। जैसे ही वो पास आते हैं, योनो कहता है कि उसने तो सोचा था सिर्फ उसके चेहरे का थोड़ा मांस काटने वाले हैं, लेकिन अब तो सीधा उसकी जान लेने आए हैं। और जब वो देखता है एक बंदा अपनी जुबान चाट रहा है, तो कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही क्रीपी हो गया। वो बिना ज्यादा हिले सबको तुरंत संभाल देता है, बस एक कदम आगे बढ़ाता है और चारों को हवा में उड़ा देता है। वो इतनी हैरान हो जाती है कि उसका दूसरा ठुड्डा निकल आता है और योनो कहता है कि कोई भी हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसका किसी को मारने का कोई इरादा नहीं है आज। सीइंग दैट, जंगियल स्पीचलेस हो जाता है। ब्रांच लीडर ग्वे को लगता है कि योनहो का ऑरा एक मार्शल मास्टर का है। योनहो कहता है कि उसके मास्टर ने हमेशा कहा था कि अगर कोई एक बार अटैक करने को तैयार हो तो वो 3 या 4 बार भी करेगा, इसलिए योनहो को कभी भी ऐसा होने नहीं देना चाहिए। योनहो कहता है कि उसे वो ओल्ड मैन पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी भी गलत बात नहीं बोली। डर के मारे ब्रांच लीडर सोचती है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और वो ऐसा बंदा नहीं जिसे वो हैंडल कर सके। उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत कर दिया तो पूरा ब्रांच हाउस सेक्ट का डाउनफॉल फेस करेगा। ब्रांच लीडर ग्वे तुरंत कंपोज हो जाती है और योनहो से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। योनहो कहता है इन्फॉर्मेशन। ब्रांच लीडर पूछती है, कैसी इन्फॉर्मेशन? जंगियल कहता है कि उसके पास पेपर्स है और उसे उम्मीद है कि वो उनके एम्प्टी स्पॉट्स फिल कर सके। पेपर देखकर ब्रांच लीडर सोचती है कि जंगियल एक मॉन्स्टर जैसे योनहो को हाउस सेक्ट में लेकर आया, क्योंकि वो लोग एक सिंपल मैटर भी सॉल्व नहीं कर पाए। ब्रांच लीडर ग्वे कहती है कि ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो पूछती है, क्या वो वेट कर सकता है? योनहो पॉजिटिवली जवाब देता है। ब्रांच लीडर ग्वे 15 मिनट्स मांगती है। गुस्से वाले फेस के साथ वो जंगियल को बुलाती है और साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद जंगियल वापस आता है और योनहो उसकी शक्ल देखकर हंसने लगता है। बोलता है कि उसका फेस डंपलिंग जैसा लग रहा है। योनहो पूछता है कि क्या ब्रांच लीडर ग्वे ने उसे बीट किया? फिर कहता है कि लगता है बेगर सेक्ट की कोई औकात ही नहीं, वो लोग हाउस सेक्ट के हाथों पिट रहे हैं। जंगियल कहता है, क्या वो औरत एक नॉर्मल मेंबर लगती है हाउस सेक्ट की? वो तो हाउस सेक्ट लीडर की बेटी है और फ्यूचर लीडर भी। उसने मिरेकल मेडिसिन्स खाई है जैसे मील्स, और उसके पास सब कुछ अच्छा था। मैं उसके सामने क्या ही हूं? तभी ब्रांच लीडर ग्वे जंगियल के पीछे आ जाती है। वो कहती है कि उसने इन्फॉर्मेशन लाई है और योनहो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहती है कि उनके अपने रूल्स हैं। जंगियल कहता है, इन्फॉर्मेशन फीस। योनहो पूछता है, कितनी? वो कहती है 5 नियांग। योनहो 5 ब्रॉन्ज न्यांग देता है और कहता है कि यहां तो सस्ता है, लेकिन जंगियल करेक्ट करता है कि वो सिल्वर नियांग है। तब योनहो पूछता है, इतना एक्सपेंसिव क्यों? ब्रांच लीडर ग्वे कहती है कि ये हाई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए कॉस्टली है। फिर योनहो उठता है और चलने लगता है। जंगियल पूछता है, कहाँ जा रहा है? योनहो कहता है कि उसे अपने सिल्वर नियांग अर्न करने हैं। यह सुनकर जंगियल जमीन पर गिर जाता है और योनहो की टांग पकड़ लेता है। कहता है कि उसने उसे यहां एक रीजन से लाया था। योनहो पूछता है, उसका मतलब क्या है? मन न होते हुए भी जंगियल कहता है कि एक सेकंड वेट करे। उसने अपना सारा पैसा और योनहो का अर्न्ड मनी, साथ ही अपनी हिडन स्टैश यूज करके वो 5 सिल्वर नियांग दे दिए, जो योनहो के पास नहीं थे। उसने एक आईओयू के साथ बोरो किया। सिल्वर देते हुए जंगियल सोचता है कि उसका दिल दुख रहा है। योनहो को इविल बास्टर्ड कहकर जंगियल कहता है कि उसे अपनी सारी सेविंग्स यूज करनी पड़ी। इन्फॉर्मेशन देखकर योनहो कहता है कि ये काफी थोरो है, ये तो एक अलग लेवल का है बेगर्स के लाए हुए इन्फो से। योनहो गैस करता है कि हाउस सेक्ट वाले अलग ही लेवल के हैं। एक पेपर पकड़कर योनहो कहता है कि वो एक लेटर ग्वांगडोंग भेजना चाहता है और पूछता है कि क्या ये एक्सपेंसिव होगा। ब्रांच लीडर ग्वे कहती है कि एस्कॉर्ट एजेंसी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो ये काम करेगी अगर योनहो उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर करे। वो पूछती है, तुम्हारा नाम और एज क्या है?
योनहो कहता है उसका नाम वाई योनहो है और वो 17 इयर्स का है। जंगियल शॉक हो जाता है ये जानकर कि योनहो उससे छोटा है। ब्रांच लीडर ग्वे भी सोचती है कि उसकी मार्शल प्रावेस 17 साल के लड़के जैसी नहीं लगती। फिर उसे उसका नाम याद आता है, वाई योनहो। वो रियलाइज करती है और पूछती है कि क्या योनहो ग्वैंगडोंग के वाई क्लैन का दूसरा बेटा है। योनहो पूछता है, तुम मुझे जानते हो? ब्रांच लीडर ग्वे कहती है, ऑफ कोर्स, ग्वैंगडोंग का वाई क्लैन ने हमें तुम्हें ढूंढने का रिक्वेस्ट किया था। जंगियल पूछता है कि क्या योनहो सनहो का छोटा भाई है। योनहो जैंग ईल से पूछता है कि वो उसके बड़े भाई को कैसे जानता है। जैंग ईल कहता है कि सनहो उसका दोस्त है। ब्रांच लीडर ग्वे योनहो से पूछती है कि क्या वो लेटर गैंगडोंग्स वाई क्लैन को भेज रहा है। उसके पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। योनहो कहता है कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने 5 साल वेट किया है तो 10 दिन और कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच लीडर ग्वे एक रेड क्लॉथ देती है, कहकर कि ये एक स्पेशल गेस्ट मार्क है हाउस सेक्ट का। अगर योनहो इसे कहीं टाई करेगा तो हाउस सेक्ट का एक इन्फॉर्मेंट उससे मिलने आएगा। वो सोचती है कि कोई भी ऐसा बंदा जो 17 साल की उम्र में 4 सोर्ड्स को गिरा दे, सेंट्रल प्लेन्स में उसके जैसा कोई नहीं है। ऐसी कनेक्शन बनाना उनके लिए फायदेमंद होगा। योनहो कहता है कि उसके लिए ये यूजलेस है। ब्रांच लीडर ग्वे कहती है कि इस केस में वो अगली बार फ्री में इंफॉर्मेशन देगी, स्पेशली योनहो के लिए। उन्हें योनहो को कस्टमर के तौर पे लूज नहीं करना, जो पहले हुआ उसकी वजह से। योनहो हंसता हुआ कहता है कि कुछ हुआ भी तो नहीं, राइट? जैंग ईल कहता है कि उसका चेहरा डंपलिंग जैसा लग रहा है और वो बिल्कुल ब्रोक हो गया है। ब्रांच लीडर कहती है कि ऐसा लूजर्स के साथ अक्सर होता है। सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहां जैंग ईल डिप्रेस्ड है अपने पैसे लूज करने की वजह से। योनहो स्ट्रेट फेस कहता है, मनी कम्स एंड गोज। वैसे भी एक बेगर को ग्रीडी नहीं होना चाहिए। वो जैंग ईल को कहता है कि अपनी बेगर रूट्स को टैप करे। जैंग ईल फ्रस्ट्रेटेड है, सोचता है कि वो इस बंदे को मार भी नहीं सकता। जैंग ईल कहता है कि वैसे भी योनहो को इंफॉर्मेशन मिल गई जो वो चाहता था। अब उन्हें एक दूसरे को दोबारा देखने की जरूरत नहीं। योनहो उसे खींचता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम है। जैंग ईल पूछता है, क्या है? हैप्पी फेस के साथ योनहो कहता है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। जैंग ईल उसे पीटना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है हाउस सेक्ट ब्रांच पर, जहां ब्रांच लीडर ग्वे डीप थॉट में है। वो गोंग म्यू को बुलाती है और कहती है कि मेन सेक्ट को लेटर भेजो और उन्हें बताओ कि गैंगडोंग्स वाई क्लैन का सेकंड सन, जो मिसिंग था, वापस आ गया है एक मार्शल मास्टर के रूप में। योनहो ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट पहुंचता है। वहां हम सॉन्ग लीम से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट का स्कॉलर है। एक स्कॉलरली मैन लेक के पास बैठा है अपनी चाय पीते हुए। हम थर्ड ग्रैंड स्कॉलर मैनी युअन से मिलते हैं। उसकी बेटी आती है और कहती है कि एक गेस्ट आया है। हम उसकी बेटी मैनी यूनिट से इंट्रोड्यूस होते हैं। मैनी युअन कहता है कि आज उसके स्केड्यूल में कुछ नहीं है। उसकी बेटी कहती है कि गेस्ट ने बोला है कि वो उसके साथ गो गेम खेलना चाहते हैं। गो सुन के युअन एक्साइटेड हो जाता है। यूनिच योनहो को ले आती है। योनहो कहता है कि वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। वायु युएन कहता है, बिल्कुल नहीं, गेस्ट्स आना हमारे लिए इंडल्जेंस है। उसने सुना कि योनहो गो खेलना चाहता है। योनहो कहता है कि वही एक चीज है जो वो खेलना जानता है। मैन युएन कहता है, चलो फिर एक गेम हो जाए। फिर कहता है कि वो वाइट खेलेगा और योनहो को फर्स्ट मूव करने देता है। योनहो क्लमजिली पीसेस निकालता है। ये देखकर मैन युएन सोचता है कि उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। शायद वो सिर्फ फ्री मील के लिए आया है। सोचता है गेम के बाद हेल्प कर देगा। लेकिन जैसे ही योनहो अपना पहला मूव करता है, युएन सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है योनहो बेगर नहीं है। गेम स्टार्ट होती है और युएन को लगता है कि योनहो बहुत फास्ट है मूव्स के साथ। उसकी एज का कोई ऐसा एक्सपीरियंस होना रेयर है। वो कुछ और राउंड्स खेलते हैं। मनुएन का फेस ग्लूमी हो जाता है। वो मूव नहीं कर पाता। वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? योनहो सिर्फ फास्ट ही नहीं है,
योनहो स्लाई स्माइल के साथ पूछता है, क्या आप मूव नहीं करेंगे? मैन युअन सोचता है कि योनहो अमेजिंग है। उसका प्ले स्टाइल एंग्री ओशन वेव्स जैसा है। वो एक ऐसे इंसान की तरह है जो बैटल्स के लिए क्रेज है, बोल्डली अटैक करता है जब जरूरत भी नहीं होती। अगर वो छोटी सी ओपनिंग देखे तो स्टार्विंग डीमन की तरह चार्ज करता है और खत्म कर देता है। वो एक वॉर डीमन है। मैन युअन योनहो से कहता है कि ये एक अच्छा गेम था और उसका प्ले स्टाइल यूनिक है। योनहो थैंक्स करता है और कहता है कि ये सब उसके मास्टर की बुलिंग की वजह से है। युअन पूछता है कि क्या योनहो के पास सच में मास्टर था। योनहो अपने पास्ट को याद करता है और कहता है, हाँ, एक बहुत स्ट्रिक्ट ओल्ड मैन। योनहो मोन से कहता है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो वो थोड़ी देर रुकना चाहता है। उसके मास्टर ने उससे बोला था कि रूइन में थोड़ी देर रुकना। जब योनहो अपने मास्टर की टीचिंग फॉलो कर रहा होता है, मैन युअन कहता है, ऑफ कोर्स वो हेल्प करेगा। मैं योनहो के लिए एक रूम प्रिपेयर करवाता हूं और वो जितना चाहे उतना टाइम यहां रह सकता है। युअन अपनी बेटी मैन युंजी को बोलता है कि रूम और कपड़े प्रिपेयर करे और योनहो को बात तक गाइड करे। एम युंजी रिलक्टेंटली कहती है कि वो समझ गई, लेकिन योनहो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुन के मैन वायु ह्यूएन हंसता है और कहता है कि वो उससे जैसे गेस्ट से पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली अगर योनहो खुद नहीं कहता तो भी वो उससे यहां रहने बोलता। बदले में युअन रिक्वेस्ट करता है कि योनहो कभी कभी उससे या गेस्ट के साथ गो खेले। योनहो कहता है कि वो कर लेगा। योनहो और युअन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर योनहो मैन युंजी के साथ चला जाता है। बात करते वक्त योनहो सोचता है ये कितना अच्छा है। जब वो छोटा था तब उसे बात्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब तो वो लगभग रो पड़ता है कि ये कितना अच्छा लग रहा है। अपने मास्टर को याद करके योनहो सोचता है कि ये सब उस बुरे बुजुर्ग की गलती है। बाहर मैन योनहो के कपड़े लेकर वेट कर रही होती है। पाउटिंग करते हुए वो सोचती है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसके फादर ने योनहो जैसे इंसान को गेस्ट क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तभी योनहो नेकेड बाहर निकलता है, जो देखकर युंजी शॉक हो जाती है। वो चिल्लाती है और कहती है कि कवर अप करो। युंजी कहती है कि उसे लगा था कि योनहो कोई गोस्ट है। योनहो को देखकर युंजी ब्लश कर जाती है। फिर योनहो एक क्लॉथ से खुद को कवर करता है। थोड़ा चीकी टोन में वो कहता है, इज दैट गुड इनफ? योनहो को साफ देखकर युंजी ड्रामेटिक तरीके से पूछती है, ये कौन है? सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। मैन युंजी अपने फादर से कहती है कि उन्हें उस इंसान से कुछ कहना चाहिए। उसके फादर पूछते हैं, कौन? युंजी कहती है, वो नया लड़का। वो बोलती है कि योनहो अपने रूम से बिल्कुल नहीं निकलता। अगर खाना नहीं खाता तो दिन भर सोता रहता है। यही वो एक हफ्ते से कर रहा है। एम युअन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है कि वो तो उसका नाम पूछना ही भूल गया। इरिटेटेड होकर मैन युंजी कहती है कि उन्होंने खुद बोला था कि स्लोथफुल होना एक सिन है। इंसान को हमेशा बिजी रहना चाहिए। तो फिर वो योनहो के लेजी होने पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गेस्ट होने के बावजूद वो पूरे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। युंजी की बात इग्नोर करके मैन युअन कहता है कि उसे गो पसंद है। गो खेलते वक्त इंसान अपने अपोनेंट के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। इंसान अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस या वर्ड्स को हाइड कर सकता है, लेकिन गो खेलते वक्त खुद को नहीं छुपा सकता। अगर कोई इम्पेशेंट है तो वो पेशेंटली नहीं खेल सकता, और जो उसका अपोजिट है वो बैटल एंजॉय करना नहीं सीख सकता। गो से एक इंसान का लाइफ और पर्सनैलिटी दोनों समझ आता है। योनहो का प्ले स्टाइल रश्ड और रफ था। युअन ने कभी ऐसा प्ले स्टाइल नहीं देखा था। एम युअन कहता है कि योनहो डेफिनेटली लेजी इंसान नहीं है। उसने अस्यूम किया कि योनहो ने एक रफ लाइफ जी है। अगर सूरज तेज चमकता है तो उसके शैडोज भी उतनी ही डार्क होती है। अगर योनहो लेजी लग रहा है तो इसका मतलब है कि अब तक उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। एक बर्ड जो बारिश से बचने के लिए छत के नीचे आई हो, उसे भगाना नहीं चाहिए, और उस बर्ड से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो बारिश में उड़ क्यों नहीं रही। मैन युअन युंजी से कहता है कि योनहो को रेस्ट करने दो।
कुछ कह न पाकर यूनजी कहती है कि वो समझ गई। लेकिन जब वो योनहो को लेजी तरीके से सोते और उसका रूम डिसऑर्डरली देखती है तो यूनजी गुस्से में उबल जाती है। उसे लगता है कि उसके फादर को डिसीव किया गया है। वो सोचती है कि कोई चांस नहीं है कि ये लेजी आदमी उसके फादर के डिस्क्राइब किए अनुसार हो। यूनजी डिसाइड करती है कि वो योनहो को यहां से निकाल देगी। गुस्से में वो योनहो से कहती है कि उठ जाओ। हाफ अस्लीप योनहो पूछता है, क्यों उठूं? यूनजी ब्लैंकेट खींचती है और चिल्लाकर कहती है कि उठ जाओ। सूरज कब का निकल चुका है। योनहो फिर कहता है कि उसे बता देना जब सूरज ढल जाए। अपना गुस्सा कंट्रोल न कर पाती यूनजी पूछती है, योनहो को क्या प्रॉब्लम है? सब यहां स्टडी कर रहे हैं और वो पूरा एक वीक से सिर्फ सो ही रहा है। एक स्मग लुक के साथ योनहो कहता है, वो लोग स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वो स्टडी करना चाहते हैं। योनहो सो रहा है क्योंकि वो सोना चाहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? यूनजी उसे शटअप बोल देती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो बिना नहाए यहां घूम रहा है। और योनहो सोचता है उसके बेडशीट्स कौन धोता है? कम से कम खाने का पैसा तो कमाए। यूनजी कहती है कि शायद उसे पता नहीं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है। वो सिर्फ उन्हें खाना खिला सकते हैं जो स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को नहीं जो बस आलसी बनता रहे। योनहो बोलता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो जितना चाहे रुक सकता है, लेकिन यूनजी कहती है कि वो ही पैसा हैंडल करती है। उसके फादर को कुछ नहीं पता। एक इंटेंस लुक देकर यूनजी उसे घूरती है। योनहो सा लेकर पूछता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? यूनजी उसे लॉन्ड्री करने के लिए बोलती है। लॉन्ड्री के पाइल को देखकर योनहो पूछता है, क्या उसे ये सब करना पड़ेगा? और क्या ये खाने का कवर करेगा? यूनजी पॉजिटिवली रिप्लाई करती है, इतना भी नहीं है। स्नीकली लाफ करते हुए यूनजी बोलती है, गुड लक, और इंश्योर करना कि सारे क्लोथ्स क्लीन हो। अगर क्लीन नहीं हुआ तो मैं दोबारा वॉश करवाऊंगी। प्रॉपरली करना। यूनजी सोचती है कि ये सही पनिशमेंट है। उसे लगता है कि योनहो आज के अंदर ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है 2 घंटे बाद। मनी बहुत सरप्राइज्ड होती है। वो देखती है कि सारा लॉन्ड्री सुपर क्लीन और शाइनिंग है। वो सोचती है, ये योनहो ने कैसे किया? क्लोथ्स को देखकर वो वंडर करती है, ये हमेशा से इतने वाइट थे? उसके दिमाग में फिर से आता है, ये उसने कैसे कर दिया? और साइड में योनहो सोया हुआ होता है। फ्रस्ट्रेटेड यूनजी सोचती है कि वो उसे ऐसे ले अराउंड नहीं करने देगी। वो प्लान बनाती है और उसे लॉग्स के एरिया में ले जाती है। उसे बोलती है कि ये सब चॉप करना है। उसे 1 वीक का टाइम देती है और पूछती है, ये कर पाएगा ना? इविल लाफ के साथ यूनजी सोचती है कि वो 1 दिन में ही भाग जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद यूनजी वापस आती है और देखती है कि सारे लॉग्स चॉप हो चुके हैं और योनहो उनके ऊपर सो रहा है। फिर से वो शॉक हो जाती है और सोचती है, ये तो 10 लोगों को 10 दिन लग जाते। फिर वो उसे डिशवॉशिंग का काम देती है, लेकिन सैम रिजल्ट होता है। योनहो काम खत्म करके फिर सो जाता है। यूनजी डम्बस्ट्रक हो जाती है। फिर गार्डनिंग आती है जो शाइनिंग निकलती है और फिर से सैम सीन, योनहो सोया हुआ। अब यूनजी फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री दोनों होती है। वो सोचती है कि योनहो इतना कैपेबल कैसे है। बैक टू मैड डॉग के पर्सपेक्टिव में वो कहता है कि इसी तरह से योनहो का रूलिंग लाइफ स्टार्ट हुआ, लेकिन उसे लेना एक मिस्टेक था। मैन युअन को कभी उसे अपने घर नहीं लेना चाहिए था। यंग स्कॉलर पूछता है क्यों? मैड डॉग कहता है, क्योंकि वो जहां भी जाता है वहां डिजास्टर लेकर आता है। वो चाहे चाहता हो या नहीं, लेकिन जहां भी होता है वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रूइन में भी ऐसा ही हुआ। एक स्कॉलर हॉल जो बहुत पीसफुल थी, योनहो के आते ही केओस में बदल गई। स्कॉलर पूछता है क्या हुआ? मैड डॉग कहता है, ये सब शुरू हुआ जब गो गेम स्टार्ट हुआ। हम देखते हैं एक इरिटेटेड योनहो सोचता है, ये सिचुएशन में मैं कैसे आ गया? उसने सोचा था ये एक ओकेजनल विजिट होगा, लेकिन बाहर एक बड़ा क्राउड खड़ा है उसके साथ गो खेलने के लिए। योनहो सोचता है कि लोगों को बुलाना चीटिंग है। मैन युअन एक लेटर लिखता है। एक स्टोन जो स्टैग्नेंट रहता है वो सड़ जाता है।
एक लेट टेबल अपने ओनर का वेट करता है। अगर वक्त सही हो तो प्लीज एक गो गेम के लिए आइए। एक मास्टर ऑफ गो अपीयर हुआ है ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट में। ये लेटर्स वो मिरिम के स्कॉलर्स को भेजता है। हम देखते हैं एक इरिटेटेड योनो रैपिडली गो खेल रहा है। स्कॉलर्स लाइन में खड़े हैं उसके साथ खेलने के लिए। योनहो इंडिफरेंट होकर एक स्कॉलर को डिफीट करता है और अगले को बुलाता है। एक स्कॉलर के साथ गो खेलते हुए वो डिस्ट्रेस में पड़ जाता है। स्कॉलर सोचता है ये कैसा मूव है, ये तो सुइसाइड है। फिर वो वंडर करता है क्या ये मिस्टेक है, लेकिन फिर सोचता है ये मिस्टेक हो ही नहीं सकता। ये मिस्टेक तब होता अगर योनहो एक नॉर्मल इंसान होता, लेकिन अपोनेंट तो अनडिफीटेड जीनियस ऑफ हनीम है। वाइल नर्वस, वो सोचता है कि योनहो के दिमाग में जरूर कोई प्लान होगा। ये एक ट्रैप होगा, उसे अवॉइड करना होगा। उसे श्योर है कि योनहो कुछ प्लॉट कर रहा था। अच्छा हुआ उसने अवॉइड कर लिया। हम देखते हैं कि योनहो शेक कर रहा है। योनहो स्कॉलर की तरफ देखता है। हम एक इरिटेटेड और गुस्से से भरा योनहो देखते हैं, पर अपने माइंड में वो सोचता है क्यों स्कॉलर ने वहां बैक ऑफ किया? बस क्यों? योनहो ने ये इसलिए किया ताकि वो हार जाए। अगर वो नहीं हारा तो वो हमेशा गो खेलता रहेगा। अपने माइंड में योनहो स्कॉलर को कहता है कि वो उस मूव पर गिर जाए। योनहो 10 मूव्स में हार जाएगा तो उस बेट को ले लो। लेकिन स्कॉलर रिस्पेक्टफुली अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। रोते हुए योनहो भी स्कॉलर को ग्रीट करता है। लगभग थका हुआ योनहो अपने रूम की तरफ चलना स्टार्ट करता है। उसने सुइसाइडल मूव्स इसलिए बनाए ताकि वो हार जाए, पर शायद वो अपने अपोनेंट्स को डरा रहा था। सिर को स्क्रैच करते हुए योनहो सोचता है कि अगर ऐसे ही चला तो और लोग उसके साथ खेलने आएंगे। वो तो लॉन्ड्री करना ज्यादा पसंद करेगा। योनहो को बैक पेन होता है। तभी अचानक वो किसी की आवाज सुनता है। वो झांक कर देखता है कौन है। हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक बहुत ही डिसगस्टिंग लुकिंग नॉक मुकपोंग से। वो यूंजी से पूछ रहा है कि क्या वो सच में उससे शादी नहीं करना चाहती। यूंजी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। नकमोंग कहता है कि वो रिग्रेट करेगी। गुस्से में यूंजी कहती है कि वो नहीं करेगी। नकमोंग यूंजी को कहता है कि वो दोबारा सोच ले। उसने हमेशा जो चाहा वो पाया है। वो कभी भी किसी चीज को नहीं छोड़ता जो उसे चाहिए होती है। अभी वो सिर्फ ऑफर कर रहा है, पर अगर यूंजी मना करती रही तो अगली बार ये ऑफर नहीं होगा। क्या यूंजी श्योर है कि ये सब ठीक है अगर ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट सिर्फ उसकी वजह से गिर जाए? ये सुनकर यूंजी बहुत गुस्से में आ जाती है और नकमों को कहती है कि जो करना है कर ले। ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। नकमों कहता है पर मैं ये कर सकता हूं, और यूंजी भी इस बात से वाकिफ है। यूंजी गुस्से में दांत भींच लेती है। वो नकमों पर चीख कर कहती है कि उसे ये बात पसंद नहीं कि वो हमेशा सोचता है सब कुछ उसके फेवर में होगा। नॉक मुकपोंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। यूंजी कहती है कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। ये इम्पॉसिबल है। फिर यूंजी निकलने लगती है, पर नॉक मुकपोंग यूंजी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है अपने घटिया हाथ से। यूंजी चीख कर कहती है कि उसे छोड़ दो। मुकपोंग कहता है कि यूंजी के लिए बेस्ट होगा कि वो उसे गुस्सा न दिलाए। एक डिस्गस्टिंग तरीके से नकमोंग यूंजी को कहता है कि क्या वो समझती है कि वो इतना बोल्ड रह पाएगी अगर वो उससे यही अभी जबरदस्ती करे? ये सुनकर यूंजी बहुत डर जाती है। पीछे से योनहो मुकपोंग को कहता है कि ये बात किसी और के घर में कहना ठीक नहीं है। योनहो की आवाज सुनकर यूंजी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो मुकपोंग की पकड़ से निकलकर योनहो की तरफ भागती है और कहती है क्या तुमने लॉन्ड्री और फायरवुड ऑलरेडी फिनिश कर लिया? योनहो कहता है कि वो अब तक गो खेल रहा था और वो क्या बोल रही है। फिर योनहो यूंजी के हाथ पर स्क्रैच मार्क्स देखता है। वो यूंजी के हेयर बैंड्स में से एक लेता है और कहता है कि वो इसे बोरो करेगा। फिर अपने बाल बांध लेता है। नॉक मुकपोंग कहता है कि क्या योनहो को लगता है कि दूसरों की बातों में सुनना रूड नहीं है। योनहो सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे अपने मैनर्स का पता नहीं। फिर वो नॉक मुकपोंग के सामने जाकर कहता है
कि बात मैनर्स की ही है तो मुकपोंग को इस बारे में बोलने का हक नहीं है। जो लोग मैनर्स की परवाह करते हैं, क्या वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कर रहा है? एक डिस्गस्टिंग चेहरे के साथ मुकपोंग कहता है कि योनहो जरूर हनीम का जीनियस होगा। मॉकिंगली योनहो उसका शुक्रिया करता है रिकॉग्निशन के लिए, पर कहता है कि उसे आइडिया ही नहीं है वो कौन है। जब नॉक मुकपोंग अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, योनहो इग्नोर करके कहता है कि ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। मुकपोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हनीम का जीनियस बस गो खेले, उसके रास्ते में ना आए। योनहो कहता है, क्या शेम है, तुम तो दूसरों के रास्ते में आने में एक्सपर्ट लगते हो, बिल्कुल अभी की तरह। गुस्से में दांत भींचते हुए नकमोंग योनहो को कर्ज करता है, पर उसके कुछ कहने से पहले कुछ स्कॉलर्स आ जाते हैं और पूछते हैं वो कौन है। उनमें से एक स्कॉलर रिक्वेस्ट करता है कि योनहो कल उसके साथ खेले। सिचुएशन बदलते देख नकमोंग निकल जाता है। जाते हुए वो युंजी को याद दिलाता है कि वो भूल न जाए। अगर 3 दिन में वो उसकी बाहों में नहीं आई तो वो अपने तरीके से करेगा। हम देखते हैं एक डिसगस्टिंग फैट पिग को जाते हुए। योनहो युंजी से पूछता है वो कौन था। युंजी कहती है वो एक आदमी है जिसका नाम नकमोंग है। वो इंपीरियल पैलेस के एक अटेंडेंट का अडॉप्टेड सन है जिसके पास बहुत पावर है। योनहो पूछता है कि मैकपोंग उससे क्या बोल रहा था। युंजी कहती है कि मॉकपोंग उससे शादी करना चाहता है। युंजी हर बार उसे मना कर देती है, लेकिन ये बहुत अनोइंग है। योनहो कहता है, पर क्या वो ठीक नहीं है? वो एक अच्छे फैमिली से है और डिटर्मिन भी है। ये सुनकर युंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मकपोंग उससे शादी करना चाहता ही इसलिए है क्योंकि वो उसे यूज करना चाहता है, पसंद करने के लिए नहीं। वो कहती है कि शायद योनहो को न पता हो, लेकिन उसके फादर का रूइन में बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। लोग कहते हैं कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है पॉलिटिशियन बनने के लिए, और वो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें सिविल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है। तभी योनहो उसकी बात काट देता है और एक सिली जेस्चर करके कहता है, ये सब गो की वजह से है, राइट? युंजी कहती है, नहीं, बल्कि इंपीरियल पैलेस के यूनिक्स मेरे फादर से बहुत वेरी है। योनहो पूछता है, यूनिक्स ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के ओनर नहीं है? युंजी कहती है, ये बस कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ग्रेट हनीम इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है। ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड नहीं है। इस लेवल तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन इस वजह से उन्होंने और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डीप कनेक्शंस बनाए। यूनिक्स करप्ट और यूजलेस होते हुए भी पाव में इसलिए है क्योंकि रूइन की फोर्सेस अब तक यूनाइट नहीं हुई है। अगर मेरे फादर रूइन की फोर्सेस को कंट्रोल कर लेते तो यूनिक्स खतरे में पड़ जाते। इसी वजह से नाच पोंग का फादर डेस्परेट है मेरे फादर को सिविल सर्विस ज्वाइन करने से रोकने के लिए। अभी रिसेंटली मैक पोंग का फादर ने एक नया तरीका ढूंढा है, एक ऐसा तरीका जिसमें उन्हें रूल के यूनाइट होने का डर भी नहीं रहेगा और साथ ही रूइन में एक पावरफुल फिगर से क्लोज कनेक्शन भी बन जाएगा। यह तरीका है नाच पोंग और मेरे बीच की शादी। फिर दिखाया जाता है कि नकमोंग अपने फादर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है। वो कहता है कि एक ऐसा इंसान सामने आ गया है जिसे जीनियस ऑफ हनीम कहा जाता है और इस वजह से प्लान कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है यूनिक्स के हेड नागी से। नगजी पूछता है, ये जीनियस ऑफ हनीम वही यूजलेस लड़का नहीं है जो दिन भर सिर्फ गो खेलता है? मॉकपोंग कहता है, प्रॉब्लम जीनियस ऑफ हनीम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश से लोग उसके साथ गो खेलने आ रहे हैं। उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। इतने सारे आंखों के बीच वो कुछ भी कर नहीं पाता। अगर वो ऐसी सिचुएशन में कुछ करने की कोशिश करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिखाया जाता है कि नॉकपोंग डर के मारे पसीना पसीना होकर अपने अडॉप्टिव फादर को रिपोर्ट कर रहा है। नाची कहता है कि वो समझता है क्यों मैक पोंग हेजिटेंट है। मैक पोंग माफी मांगता है। नच्ची कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये मिशन सिर्फ तुम्हारे लिए है? इंपीरियल पैलेस को टेक ओवर करना एक मिशन है जो हमें एक ही इंसान ने दिया है, और इस मिशन में फेल होना तुम्हारे लिए
और मेरे लिए दोनों के लिए ऑप्शन नहीं है। नॉक जी के लिए उसे डिसअपॉइंट करना मौत से ज्यादा खौफनाक है। नच्ची पूछता है, क्या तुम समझ गए? डर के मारे पसीना बहाते हुए नॉकपॉन्ग कहता है, हाँ, मैं पूरी तरह अवेयर हूं। नच्ची कहता है, कभी कभी वायलेंस जरूरी होती है, और एक क्रीपी स्माइल के साथ नॉग्गी मैकपॉन्ग से कहता है, क्राउड का फायदा उठाओ और सबको मार डालो, चाहे वो जीनियस ऑफ हनीम ही क्यों न हो। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।